तो बात आती है दो केस पर, राइलेंस वर्सेस फ्लेचर। दूसरा है एमसी मेहता केस। तो राइलेंस वर्सेस, ये जो दोनों ही केस है आपके टोर्ट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोर्ट्स के जो लीडिंग केसेस है उनमें ये केस आते हैं, तो आप ये केस पहले से पढ़ चुके हो, एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो इसलिए आप यहाँ पे पढ़ोगे तो वहाँ वो भी एक आपका टॉपिक कवर हो रहा है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टोर्ट्स का, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है वो आपका फॉरेन कंसेप्ट है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी फॉरेन कंसेप्ट है, फॉरेन की केस था राइलेंस वर्सेस फ्लेचर्स। उसके अंदर ये सिद्धांत दिया गया था। वहाँ पर क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने बड़े बड़े टैंक पानी के अपनी प्रेमिसेस में उसने बनाए थे। अब वो टैंक टूटने से आसपास के एरिया में कुछ हानि हुई, तो उस हानि की भरपाई के लिए उसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया गया जिस व्यक्ति ने वो टैंक बनाए थे। तो उसमें ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति, राइलेंस वर्सेस फ्लेचर केस में कहा गया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में, कि कोई भी व्यक्ति खुद खुद के लिए, खुद के फायदे के लिए कोई कार्य करता है, अपने क्षेत्र में, अपने प्रेमिसिस में कोई चीज़ लाता है, रखता है या बनाता है जो जनरली नॉर्मली हर जना नहीं करता है। जैसे भैया वाटर टैंक उसने बनाए, छोटे नॉर्मल वाटर टैंक तो सब बनाते हैं, लेकिन एक लिमिट से बड़े टैंक बनाना, एक से ज़्यादा टैंक बनाना, बहुत ज़्यादा स्टोरेज करना, अनयूजुअल अमाउंट में स्टोरेज करना जो जनरली लोग नहीं करते, उस तरह से उसने स्टोर किया। तो फिर उसके डिस्चार्ज से या उसके रिलीज होने से या उसके बाहर जाने से, या जैसे किसी ने कि कोई भी कुत्ता पाला घर में, वो कुत्ता घर से दीवार कूद कर बाहर चले जाता है और किसी को खा जाता है, किसी को या कुछ हानि पहुंचा देता है। तो ऐसे केस में उसने क्या किया, एक चीज़ लाया अपने घर में रखी, लेकिन वो रिलीज हो गई, वो चीज़ बाहर निकल गई, बाहर निकलने से क्या उसने किसी को हानि पहुंचा दी। तो इस मामले में वो जो व्यक्ति जो वो चीज़ लेकर आया था, जिसने वो चीज़ रखी थी, बनाई थी, या जो अनयूजुअल कार्य किया था, वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा, उसको हर्जाना भरना पड़ेगा। उसको अगर सजा वाला, दंड वाला कानून हुआ तो उसको दंड होगा उस कार्य के लिए। ये एक फॉरेन कंसेप्ट था कि मतलब वो लाइबल होगा। वो ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो जानवर है, ये जानवर ने किसी को खाया जाकर, तो उसका खर्चा मैं क्यों दूँ, वो तो जानवर ने खाया, जानवर से ले लो। या मतलब मेरा मेरा क्या मतलब है इसमें, मेरी क्या गलती थी इसके अंदर, या इस तरह से मतलब वो नहीं कह सकता। लेकिन इसके अंदर साथ में कुछ एक्सेप्शन दे दिए, कुछ अपवाद दे दिए कोर्ट ने, कि अगर ऐसे ऐसे हुआ हो ना, उस केस में वो व्यक्ति खुद जिम्मेदार नहीं होगा, उस केस में उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो वो क्या थे वो एक्सेप्शन जो है, मेन मेन जो मैं आपको बताऊं, उनमें था एक्ट ऑफ गॉड था। एक्ट ऑफ गॉड कि भाई ऐसे नेचुरल कोई प्राकृतिक कोई आपदा आई हो। प्राकृतिक आपदा में कैसे, जैसे कि भाई वही टैंक्स, ऐसा भूकंप आया हो जो जनरली मतलब बहुत तीव्र भूकंप था, जनरली उतना तीव्र कई सालों में ही नहीं आया हो, पिछले 50 सालों में ही नहीं आया हो, ऐसा कोई भूकंप आया, उस भूकंप की वजह से वो जैसे टैंक टूटे और फिर किसी का नुकसान हुआ, तो वो आदमी लाइबल नहीं होगा। या जैसे उन टैंक को तोड़ने में धीरे धीरे, मतलब पड़ोस वाला व्यक्ति था, उसने ही उन टैंक के पास में खुद के प्रेमिसेस में एक बहुत गहरा खड्डा कर लिया था, उस खड्डे करने के कारण वो टैंक टूटे हो, उस सिचुएशन में भी वो आदमी जिसके वो टैंक है वो लायबल नहीं होगा। मतलब थर्ड पार्टी ने अगर वो कार्य किया है, किसी तीसरे जने ने वो कार्य किया है, तो भी वो व्यक्ति लायबल नहीं होगा। ये अपवाद है, वो कह सकता है कि देखो साहब, ये तो इसने खुद नहीं ही इस तरह का कार्य किया था, इसलिए हानि हुई, इसलिए मैं लायबल नहीं हूँ। या फिर जैसे तीसरी चीज़ आती है कि जैसे थर्ड लायबिलिटी है, इसी में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए वो जो जानवर उसने पाला था, जैसे कुत्ता पाला था, घर में बंद था, कोई व्यक्ति आता है और वो खुद ही नोटोरियस था, उसने जानबूझकर ही उस कुत्ते को खोल दिया, उसको कुत्ते को खोल दिया, गेट खोल दिया, पिंजरे में था, अब वो कुत्ता बाहर निकल कर उसको ही खा गया, तो वो मालिक जो है वो लायबल नहीं होगा। ये एक्सेप्शन हो गया एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी हो गया। या फिर कि भाई उसने सारे जो एक एहतियात बरतने चाहिए वो सारी एहतियात बरती थी, उसके बावजूद भी अगर वो इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट से इंसिडेंट हो गया, तो वो व्यक्ति लायबल नहीं होगा। जैसे कि कोई गाड़ी आकर के उन टैंक के भिड़ गई थी और उससे फिर वो नुकसान हुआ, तो वो व्यक्ति लायबल नहीं होगा एक्सीडेंट के लिए हो गया। ये कुछ उपवाद एक्सेप्शन
राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर्स केस में दिए गए थे। 1868 का पुराना ये कंसेप्ट है। तो एक तो हो गया ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। फिर लेकिन भारत में दूसरा एमसी मेहता के अंदर जैसे श्रीराम जो है आपका एक गैस केस भी इसको सॉरी श्रीराम कंपनी केस भी इसको कहते हैं, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को। उस केस के अंदर भी आपकी जो है वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल दिया था। उसमें 2 कदम और आगे बढ़ते हुए इंडियन जुडिशरी ने ये कहा, उसमें और राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर में थोड़ा डिफरेंस ये भी है कि राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर में जनरली ये कहा कि कोई अनयूजुअल चीज़ अपनी प्रेमिसेस में रखता हो, और एमसी मेहता वाले केस में कहा कि कोई खतरनाक चीज़, कोई जहरीली चीज़, कोई विस्फोट कारित करने वाली चीज़, ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई हजार्डियस सब्सटेंस कोई अपने प्रेमिसेस में, प्रेमिसेस मतलब खुद की एक एरिया, खुद की जगह में, खुद के घर में, खुद के एरिया में, खुद के प्लॉट में रखता है, उसके रिलीज होने से, उसके निकलने से अगर किसी को कुछ भी हानि होती है तो वो व्यक्ति जिसने अपने प्रेमिसेस में, अपने एरिया में वो खतरनाक जहरीली या फिर जैसे हजार्डियस सब्सटेंस रखा था, वो व्यक्ति अब 100% लाइबल होगा जिसको भी हानि हुई है उसके प्रति। तो डिफरेंस एक तो ये दोनों में ये भी हो गया, वो जो पहले राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर था वो बात सिर्फ हजार्डियस की, खतरनाक सब्सटेंस की या इन चीज़ों की नहीं कर रहा था, वो तो ये कहता कोई अनयूजुअल चीज़ कुछ करे तो, कोई असाधारण चीज़। तो यहाँ पर असाधारण की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर असाधारण से भी एक कदम आगे बढ़कर कि भाई कोई जहरीली, खतरनाक या कोई इस तरह की विस्फोटक चीज़ कोई रखता है तो उसके अंदर वो जो व्यक्ति है वो 100% लाइबल होगा। और 100% लाइबल इसलिए होगा, उसको कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। जैसे कि अब किसी ने कोई रासायनिक एक फैक्ट्री खोल रखी है, उसमें टैंक्स बना रखे हैं बड़े बड़े जिनमें उसने रसायन भर रखा है। अब वो क्या करता है भाई, उन रसायनों को उसने मान लो टैंक्स में भर रखा है, अब भूकंप आता है, और ऐसा भूकंप आता है जो पिछले 30 40 50 साल में कभी नहीं आया, और उससे वो गैस के जो टैंक थे वो फूट जाते हैं और कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है या कुछ हानि उनको कारित हो जाती है या पोल्यूशन को हानिकारित हो जाती है। तो इस केस में जहाँ पर एक तरह से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में तो उसको एक्सेप्शन है कि एक्ट ऑफ गॉड है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है। कोर्ट ये नहीं मानेगा कि नहीं भाई भूकंप के कारण, कोर्ट तो कहेगा चाहे भूकंप के कारण हुआ सही बात है, ऐसा भूकंप था 50 साल में नहीं आया, सही बात है, लेकिन फिर भी जो भी हानि हुई है वो आपको ही भरनी पड़ेगी। या थर्ड पार्टी का हो, कोई तीसरा जन आया उसने आकर वॉल खोल दिया था, तो भी वो व्यक्ति लायबल होगा जिसने वो चीज़ रखी है अपने घर पे। या इसके अलावा कोई एक्सीडेंट से हुआ हो तो भी वो व्यक्ति लायबल होगा। उसके पास कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, मतलब उसके द्वारा जो कार्य हुआ उससे अगर कोई हानि अगर हो गई है, अगर उससे कोई हानि उसको हो गई है तो उसके पास कुछ भी एक्सेप्शन नहीं रहेगा, वो 100% लायबल होगा। कोर्ट ने उसके लिए पीछे एक चीज़ भी रीज़न दिया है कि भाई कोई अगर अपनी प्रॉफिट के लिए, अपने मियर प्रॉफिट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कोई इस तरह का कार्य कर रहा है जो इतनी खतरनाक चीज़ में डील कर रहा है, इतने रासायनिक जो चीज़ है या इतनी कोई मतलब हजार्डियस सब्सटेंस में डील कर रहा है, तो उसको फिर हर एक वो एहतियात बरतनी चाहिए कि उससे कोई भी जनहानि ना हो, और उसको इस तरह के साइंटिफिक तरीके से वो चीज़ करनी चाहिए कि हानि ना हो, और अगर वो हो जाती है हानि तो वो उस जो उसने खुद के निजी स्वार्थ के लिए जो कार्य किया था उससे अगर हानि हुई है तो उसकी भरपाई भी उसी को ही करनी पड़ेगी, वो कोई भी एक्सेप्शन का फ़ायदा नहीं ले सकता है। तो बेसिकली जो डिफरेंस हो गया एक्सेप्शन का हो गया राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर और एमसी मेहता वाले केस में, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाले केस के अंदर ये जो है ये बेसिक सा डिफरेंस हो गया। तो कोर्ट ने इसके अंदर यही कहा कि मतलब ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में इसलिए डिस्कस करी कि अब जो ये जो 2 एच एसिड बनाने वाली फैक्ट्री थी, ज्योति केमिकल्स, सिल्वर केमिकल्स की, क्या इनको फ़ायदा मिल सकता है क्या कोई एक्सेप्शन का? तो कोर्ट ने कहा नहीं, कोई भी एक्सेप्शन का इनको फ़ायदा नहीं मिलता है। और जो मेन बात इसके अंदर है वो है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो अपन केस डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोर्ट ने पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का जो है वो सिद्धांत दिया। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल्स का मतलब जो पोल्यूशन करेगा
जिसने पोल्यूशन किया या पर्यावरण को हानि पहुंचाई खुद के नेग्लिजेंस के कारण या खुद के कोई कार्य के कारण, तो अब उसको सही करने के लिए, उसको वापस पुनः पहली वाली स्थिति में लाने के लिए जितना भी खर्च होगा, वो सारा खर्च कौन वहन करेगा? वो सारा खर्च वही व्यक्ति वहन करेगा जिसने कि वो पोल्यूशन किया है। तो इसलिए कोर्ट ने ये जो भी इस चीज़ के लिए वापस रिस्टोर करने के लिए जितनी भी जो फाइनेंशियल जो बर्डन आनी थी वो इन दोनों फैक्ट्री पर ही डाली, क्योंकि फैक्ट्री ने कहा था कि ये रिट दायर हुई है राज्य के खिलाफ रिट दायर हुई है, तो अब ये जो एनवायरनमेंट सही करने का और जो पैसा लगना चाहिए वो राज्य का ही लगना चाहिए। रिट निजी कंपनी के खिलाफ तो हो ही नहीं सकती, निजी फैक्ट्री के खिलाफ हो ही नहीं सकती, तो आप निजी फैक्ट्री वाले को कैसे कह सकते हो करने के लिए? उसके लिए तो अलग केस चले, रिट में कैसे कर सकते हो? तब कोर्ट ने कहा इसमें पोलिटर पेस प्रिंसिपल इवोल्व किया कि अपने निजी स्वार्थ के लिए जब आपने इतनी बड़ी हानि पहुंचाई है तो उसकी भरपाई भी फिर आपको ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए एक तरह से जो आपका MC मेहता वाला केस है उसको इसने वापस पुनः स्थापित किया, उसी केस को इसने मतलब एक्सेप्ट किया और खुद ने भी उसी के आधार पर ही जो है वो डिसीजन दिया।